चले एक बार रिवाइज करें बेटा। मैं बोलता हूँ, आप मन मन में रिवाइज करो। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंट 7 पर्सन है, 7 पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस अपने को पढ़ने हैं। फेज 1 रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे, फेज 2 रेजिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से उसके इनकम निकालेंगे। सबसे पहला पर्सन लिया रेजिडेंशियल स्टेटस में बेटा हमने कंपनी। कंपनी के 2 स्टेटस, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी ऑलवेज और ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। इंडियन कंपनी कभी भी नॉन रेजिडेंट नहीं हो सकती। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। पोएम चाहे इंडिया में हो, पोएम चाहे आउटसाइड इंडिया, इंडियन कंपनी हमेशा और हमेशा रेजिडेंट होगी। बात करें बेटा फॉरेन कंपनी की, फॉरेन कंपनी के 2 स्टेटस हैं। फॉरेन कंपनी रेजिडेंट भी हो सकती है, फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है। अगर फॉरेन कंपनी का पोएम इंडिया में है तो रेजिडेंट, अगर फॉरेन कंपनी का पोएम आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेजिडेंट। इंटर लेवल पे बस पोएम की फुल फॉर्म याद कर लेना, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। वैसे अपने आप में क्राइटेरिया है पोएम डिटरमाइन करने का कि इंडिया में माना जाए या आउटसाइड इंडिया माना जाए। बोर्ड मीटिंग कहाँ होती है, असेट्स कहाँ है, एम्प्लॉय कहाँ बैठे हैं, वो इंटर लेवल पे क्राइटेरिया नहीं है, इंटर लेवल पे केवल पोएम। नेक्स्ट इसके बाद बेटा पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन। या तो ये रेजिडेंट होंगे या ये नॉन रेजिडेंट होंगे। रेजिडेंट कब होंगे बेटा? व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट कब होंगे? व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन शैल हैव नो रेलेवेंस। तो अगर बाहर की कोई एओपी, बीओआई पार्टनरशिप फर्म है, ये पॉसिबल है वो इंडिया में रेजिडेंट हो जाए अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जरा सा भी या सारा इंडिया में है। और ये भी पॉसिबल है इंडिया की एक फर्म आउटसाइड इंडिया क्या हो जाए बेटा? नॉन रेजिडेंट, इंडिया में नॉन रेजिडेंट हो जाए अगर उसका 100% कंट्रोल आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट इसके बाद स्टार्ट किया था बेटा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के टोटल 3 स्टेटस होते हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। आर एंड ओ आर, जो कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, एडिशनल कोई एक या कोई भी सेटिस्फाइड ना करे, वो होता है आर एंड ओ आर। आर एंड एन ओ आर पूरे इनकम टैक्स में 3 केसेस में होते हैं, आर एंड एन ओ आर। क्योंकि अब पढ़ लिया, रिवाइज करा रहा हूं इसलिए इकट्ठा बोल रहा हूं। आर एंड एन ओ आर 3 केसेस में होते हैं। पहला नॉर्मल, अगर कोई बेसिक कंडीशन एक सेटिस्फाइड कर दे, एडिशनल कोई एक करे या कोई भी एक सेटिस्फाइड ना करे, वो हो जाएगा आर एंड एन ओ आर। दूसरा इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, आउटसाइड इंडिया रहता है, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम 15 लाख से ज्यादा है इंडिया में, करंट ईयर में वो 120 दिन या उससे ज्यादा के लिए आता है, बट अप टू 181 डेज, एंड पास्ट के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा, तो करंट ईयर में उसका स्टेटस हो जाएगा बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तीसरा केस जहां रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होते हैं, अगर वो सेक्शन 6(1)(a) की कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे। इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया किसी ऐसी कंट्री में रहता है वेयर ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स बाय रीजन ऑफ हिज रेजिडेंस और डोमिसाइल, दैट इज टैक्स हेवन कंट्री में, और टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम क्या है बेटा? 15 लाख से ज्यादा, और वो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता, बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? वो रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। तीसरा पर्सन कौन होता है? नॉन रेजिडेंट, जो कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई ना कर पाए, वो पर्सन माना जाता है नॉन रेजिडेंट। बेसिक कंडीशन 2 हैं, एक एक करके रिवाइज करो। सबसे पहली, वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 24-25 में 182 दिन या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड है तो रेजिडेंट, नहीं है तो सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन बोलती है बेटा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 24-25 में 60 दिन या उससे ज्यादा, एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा। सेकंड कंडीशन के 2 पॉइंट हैं, दोनों पॉइंट सेटिस्फाइड होने चाहिए, करंट ईयर में 60 डेज एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा। नेक्स्ट बेटा 2 एडिशनल कंडीशन है। एडिशनल कंडीशन नंबर 1, करंट ईयर को छोड़ दो,
पास्ट के 10 सालों में किसी भी 2 साल क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए। एडिशनल कंडीशन नंबर 2, करंट ईयर को छोड़ो, पिछले ठीक 7 सालों में, करंट ईयर से ठीक पहले के 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा के लिए इंडिया में होना चाहिए। चाहे 182 दिन निकालें, चाहे 60 दिन निकालें, चाहे 365 निकालें, चाहे 730 निकालें। इट मे बी इन कंटिन्यूटी, इट मे बी इन बिट्स एंड pieces, it may be at one place, it may be at different places, it may be in land mass, it may be in territorial water of इंडिया। और जिस दिन इंडिया में आते हैं, जिस दिन इंडिया से जाते हैं, ये दोनों दिन आपके इंडिया में काउंट माने जाएंगे। ये हो गई बेसिक कंडीशन। एडिशनल कंडीशन, 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर केवल और केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक होती है, 182 दिन वाली। सेटिस्फाइड है तो रेजिडेंट, सेटिस्फाइड नहीं है तो बेटा नॉन रेजिडेंट। कंडीशन क्या है, कोई इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो आउटसाइड इंडिया रहता है, जिसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है बेटा, 15 लाख तक है, और वो इंडिया में विजिट के लिए आता है, तो 182 दिन तक है बेटा। 182 दिन से पहले इंडिया चला जाए, नॉन रेजिडेंट। 182 दिन या उससे ज्यादा हो गए तो रेजिडेंट। नंबर 2, इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाता है, तो भी बेटा 182 दिन। तीसरी और लास्ट, इंडियन सिटीजन इंडियन शिपिंग कंपनी में काम करता है एज ए क्रू मेंबर, ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। फिर नेक्स्ट इसके बाद लिया था अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2020। इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, रिजाइड्स आउटसाइड, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम मोर देन 15 लाख। अगर बेटा ये आपका साहब इंडिया में विजिट के लिए आता है, 120 दिन से कम है तो नॉन रेजिडेंट। अगर 120 दिन या उससे ज्यादा 181 डेज एंड पहले के 4 सालों में 365 दिन, बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और अगर 182 दिन या उससे ज्यादा है तो रेजिडेंट। ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली के लिए एडिशनल कंडीशन चेक करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये पढ़ाया था और लास्ट पढ़ा दिया था सेक्शन 61A, डीम्ड था बेटा ये, आप ना भी आओ तो भी मान लिए जाएंगे। कौन सी कंट्री में रह रहा है इंडियन सिटीजन, टैक्स हेवन कंट्री। ये बेटा अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे तो नॉर्मल चलेंगे, बेसिक सेटिस्फाइड ना कर पाए तो बाय डिफॉल्ट क्या मान लिया जाता था, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इतना ही पढ़ा था बेटा। एक क्वेश्चन दिया था, तेजी से बताएं क्या आंसर। एक तो बेटा ये कुछ नहीं बताया कि बाहर का पर्सन है, इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, साइलेंट जब भी हो तो ये इंडिया का ही होगा। मिस्टर एक्स, आप या मेरी बात चल रही है बेटा, और 5 साल का डाटा है और उससे पहले का डाटा ना हो तो वो इंडिया में क्या है साहब, नील। तो चेक करते हैं, नॉर्मल केस है। नॉर्मल केस में क्या सिखाया था बेटा, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। पहली बेसिक कंडीशन लगाओ 24-25 में, केस 1 कर रहे हैं हम। क्या करंट ईयर में 182 दिन के लिए है, 9। क्या करंट ईयर में 60 दिन के लिए है, यस। क्या पहले के 4 सालों में 365 दिन के लिए है, 9। तो ना तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो पाई, ना ही सेकेंड। क्या आंसर हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। सेकेंड पे आओ, केस 2, करंट ईयर में 182 दिन तो नहीं है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं। करंट ईयर में 60 दिन है और पहले के 4 सालों में 365 दिन है। क्या हो जाएगा बेटा आपका, रेजिडेंट तो हो गया। अब एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे, ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली के लिए। एडिशनल कंडीशन नंबर 1, 10 में से 2 रेजिडेंट। हाँ जी, पहले 23-24 में चेक करते हैं। 182 दिन नहीं है, 60 तो है, पर पहले के 4 सालों में 365 नहीं बन रहे, यानी कि ये नॉन रेजिडेंट था। 23-24 में पर्पस सोल्व नहीं हुआ। 22-23 उसमें भी नॉन रेजिडेंट है। 21-22 नॉन रेजिडेंट है। 20-21 नॉन रेजिडेंट है, उससे पहले तो इंडिया में है ही नहीं। तो ना तो फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड है, ना ही सेकेंड। क्या हो जाएगा बेटा ये, थर्ड। 182 दिन वाली तो सेटिस्फाइड नहीं है, 60 डेज वाली सेटिस्फाइड है, और पहले के 4 सालों में 365 दिन वाली रेजिडेंट तो हो गया। सेकेंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है बेटा, रेजिडेंट तो हो गया। ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली के लिए एडिशनल कंडीशन फर्स्ट लगाओ, 10 में से 2 रेजिडेंट। रेजिडेंट केवल इस साल है ये, बाकी सब टाइम तो नील है। ठीक है साहब, फर्स्ट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, सेकंड भी नहीं है, साथ में 730 भी नहीं है। क्या होगा बेटा ये,
केस 4 करंट ईयर में है ही नहीं, ना तो 182 दिन है, ना ही बेटा 60 डेज है, सीधा आंसर नॉन रेजिडेंट। केस 5 करंट ईयर में 185 दिन, रेजिडेंट तो हो गया। ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली के लिए एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं। मैं कह रहा हूं मन मन में पहले सेकंड कंडीशन लगा दो, 7 सालों में 730 दिन है ही नहीं, गेटिंग में पॉइंट ना, तो क्या हो जाएगा, सेकंड पे आओ। करंट ईयर में 182 नहीं है, पर करंट ईयर में 60 है, पहले के 3 सालों में 4 सालों में 365 बन रहे हैं बेटा, तो ये तो हो गया साहब, नहीं बन रहे, 75 बन रहे हैं भाई, तो ये हो गया रेजिडेंट, और 10 में से 2, ये तो हो गया रेजिडेंट। अब एडिशनल कंडीशन पे आओ, पहली कंडीशन क्या थी, 10 में से 2 रेजिडेंट, इस साल तो रेजिडेंट है और किसी साल नहीं है, साथ में 730 भी नहीं है, आर एंड, और सबसे लास्ट वाला 59 डेज एन आर। सर इफ द फर्स्ट एडिशनल कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन डू वी हैव टू शो द वर्किंग ऑफ सेकंड, कोई जरूरत नहीं बेटा दिखाने की, ठीक है भाई, समझ आ गया ये। करें फाइनली आज की क्लास स्टार्ट। एक जबरदस्त रिलैक्सेशन आई, 5 मिनट फोकस रखना, सामने स्क्रीन पे देखना क्या दिक्कत आती है। एक इंडियन सिटीजन शिपिंग कंपनी में काम करता है एज ए क्रू मेंबर, क्या एक्सेप्शन पढ़ाई थी, 60 की जगह कितने दिन, 182 दिन है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। प्रैक्टिकल क्या डिफिकल्टी आती है, जरा डायग्राम से ऐसे समझो। ये लेटेस्ट से गुजरात, इस तरफ क्या है केरला, इधर मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूएस कुछ भी मान लेना, ऑल ऑस्ट्रेलिया इस तरफ है, धरती गोल है, समझ लेना, ठीक है जी। अब यहां से एक वेसल बन के चल रहा है, ये वेसल पहले तो बेटा गुजरात पोर्ट पे रहेगा, यहाँ पर टाइम लगना है, फिर गुजरात पोर्ट पे इसने लोडिंग करी, इंटरनेशनल जर्नी पे ये चल पड़ा, ये धीरे 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 करके केरला पोर्ट पे आएगा, केरला पोर्ट से गुड्स पैसेंजर कैरी करेगा, फिर ये चल पड़ेगा कहाँ की तरफ बेटा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया में गुड्स क्या कर दी, अनलोड कर दी, वहां से गुड्स ले ली, और ये चल पड़ा इंडिया की तरफ, फिर इधर आएगा, फिर वापस आके इधर आएगा। इसका वेसल चार्ट क्या है, गुजरात से बन के चलेगा, पहले केरला जाएगा, उसके बाद इंटरनेशनल जर्नी पे बेटा ये ऑस्ट्रेलिया जाएगा, फिर वापस इसी पैटर्न से आएगा। जब ये अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा उस टाइम ये बेटा साइन करता है सीडीसी पे, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जर्नी की डेट डाली जाती है कि किस दिन जर्नी स्टार्ट हो रही है, उसको बोला जाता है सीडीसी। लेटर से आज की डेट है बेटा, क्या तारीख है आज, 19 जुलाई को इसने साइन इन किया कि जी मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है। अब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में ही टाइम लगेगा भाई, अप्रोक्सीमेटली 2200 किलोमीटर के आसपास है। वेसल की स्पीड ही होती है 20 नॉटिकल माइल, 25 नॉटिकल माइल, इससे ज़्यादा चलता नहीं वो, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर मैक्सिमम ये स्पीड होती है बेटा, इससे ज़्यादा वेसल की स्पीड नहीं होती। इसे यहाँ से यहाँ तक चलने में टाइम लगना है, फिर ये बाहर जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से वापस आएगा केरला, केरला से फिर वापस क्या आना है, गुजरात आना है, इसको टाइम लगना बेटा। और वापस जब आएगा गुजरात में इसकी जर्नी कंप्लीट हो गई, फिर ये साइन ऑफ करेगा। साइन इन का मतलब जर्नी, इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट, साइन ऑफ का मतलब इंटरनेशनल जर्नी कंप्लीट। साइन ऑफ कर दिया, मान लो इसने 16 अक्टूबर को, कोई भी एक डेट। तो इनको पहली रिलैक्सेशन क्या थी, एक तो इनके कितने दिन देखने हैं, 182 दिन। सेकंड रिलैक्सेशन इनकी क्या है, अगर कोई इंडियन शिपिंग कंपनी में इंडियन सिटीजन काम करता है और इंटरनेशनल जर्नी में है, तो जिस दिन उसने जाने का सीडीसी साइन किया और जिस दिन वापस आने का सीडीसी साइन किया, 19 जुलाई से 16 अक्टूबर, ये आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। ये माना जाएगा कि इंटरनेशनल जर्नी पे है, ये आउटसाइड इंडिया। तो डबल बेनिफिट हो गया इनको। पहला तो बेनिफिट इनके चेक कितने करने हैं बेटा, 182, 60 + 365 नहीं देखने। सेकंड रिलैक्सेशन क्या हो गई,
जिस दिन जाने का सीडीसी साइन हुआ और जिस दिन वापस आने का सीडीसी साइन हुआ। ये वाली ड्यूरेशन मेरे एग्जांपल में 19 जुलाई 2024 से 16 अक्टूबर 2024, ये कहां मानी जाएगी बेटा? आउटसाइड इंडिया। एसएससी के फेवर में है या अगेंस्ट है? फेवर में। क्यों? आउटसाइड इंडिया होने का मतलब नंबर ऑफ डेज इंडिया में कम आएंगे, और कम होने का मतलब बेटा नॉन रेजिडेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। डिफरेंस आज बता दूंगा कि रेजिडेंट है तो कौन सी इनकम टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट है तो कौन सी। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स लिखें? लिखो बेटा, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिख दो या लेटेस्ट अमेंडमेंट डाल के लिख दो, कैसे मर्जी। An Indian citizen who works with Indian shipping company as a crew member. An Indian citizen who works with Indian shipping company as a crew member. Comma. Date on which such person sign in the CDC. What is CDC? Continuous discharge certificate. Date on which such person sign in the CDC, journey start होना, and the date on which such person sign off the CDC. Such duration shall be, कहाँ काउंट होगी? इंडिया में, आउटसाइड इंडिया? Such duration shall be counted outside India. Such duration shall be counted outside India. एक एग्जाम्पल मैंने बुक में दे रखा है बेटा, क्वेश्चन 28, ये होमवर्क दे रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, एक मैं क्लास में करवा देता हूँ, ठीक है ना? अपना एग्जाम्पल बना लो, क्वेश्चन 28 घर पे करते रहना, सोल्ड है पूरा, और आंसर देखना मत, पहले अपना ट्राई करना। एक अपना एग्जाम्पल बना लो। क्या नाम है बेटा? रीना, रिया, मिस रिया, एन इंडियन सिटीजन who works with Indian shipping company as a crew member and perform his journey and perform his duty in international journey and perform his duty in international journey. Date on which CDC is sign in, कोई भी डेट बेटा
जिस दिन इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। बर्थडे बता बेटा। 4 फेब का मतलब तो ये एंड पे पहुंच जाएंगे। चेंज कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ, अपना डाल देता हूँ। 16 अक्टूबर 2024। इस दिन क्या हुआ? जर्नी स्टार्ट हुई है। डेट ऑन विच CDC is sign off। 15 मार्च 2025। In past 4 year, she was in India for 400 days. And in past 7 year, she was in India for 700 days. She is resident in previous year 16-17 and previous year 19-20। 16-17 में भी रेजिडेंट थी बेटा ये, और 19-20 में भी रेजिडेंट थी। डिटरमाइन हर रेजिडेंशियल स्टेटस। डिटरमाइन हर रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर 24-25। कहीं दूर से आते हैं बेटा? कहाँ से आते हो? अरे नालायक, मेट्रो से कनेक्टेड है, टाइम से क्यों नहीं आता? मुझे लगा कि चंडीगढ़ से अप डाउन कर रहे हैं। चलो, खत्म हो गया क्वेश्चन। ट्राई करो, मुझे देख रहे हैं, आपने करना है। कैसे करोगे पहले बताओ? पहले तो ये डेज काउंट कर लो, 16 अक्टूबर से 15 मार्च। 365 में से ये माइनस कर लेना, क्योंकि ये तो आउटसाइड इंडिया है ना। तो 365 में से ये माइनस कर लो, बाकी बचेगा इन इंडिया। और उसके बाद कंडीशन लगाओ। लैंग्वेज पे ध्यान रखना, जिस दिन साइन इन किया और जिस दिन साइन ऑफ किया, ये वाली ड्यूरेशन आउटसाइड इंडिया है। 16 अक्टूबर से 15 मार्च आउटसाइड इंडिया। पता नहीं, मैं तो चेक करूंगा भाई, तुसी अपना आंसर दसो। करंट ईयर में कितने दिन बन रहे हैं, मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। 151। कर भाई, फर्स्ट क्लास में नहीं आता? फिर तो कर यार, ऐसा ना कर, बड़ी मेहनत करी है।
ये कितने दिन हो रहे हैं बेटा? अक्टूबर में 16 को लेना है, 16 से 31 कितना होता है? 16। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल डेज 1। ये कहाँ माने जाएंगे? So number of days of stay in India during previous year 24-25 पूरे साल में 365 दिन, उसमें से 151 डेज कहाँ माने जाएंगे? आउटसाइड इंडिया। बोलना 214 दिन। अब चेक करो क्या ये एक्सेप्शनल केस में आ रहा है? यस, फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखनी है बस। इंडियन सिटीजन, शिपिंग कंपनी, क्रू मेंबर। इंडियन सिटीजन, शिपिंग कंपनी, क्रू मेंबर, फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है। फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज satisfied, therefore resident। रेजिडेंट होते ही बेटा एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन अगर मैं फर्स्ट की बात करूं सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये 16-17 में भी रेजिडेंट है और 19-20 में भी रेजिडेंट है, तो फर्स्ट तो सेटिस्फाइड है। सेकंड कौन सी थी? 7 सालों में 730, पर इसके कितने बन रहे हैं? 700। सेकंड सेटिस्फाइड नहीं है। समझ आ रहा है ना? क्या आंसर हो जाएगा फाइनली? टेक योर टाइम बेटा। एनी क्वेरी या कुछ रिपीट करना हो? श्योर? सारा क्वेश्चन सेम रखना। 16 अक्टूबर की डेट को बेटा 16 जुलाई कर दो। लिखो, मैं बोलता हूं। व्हाट वुड बी योर आंसर? व्हाट वुड बी योर आंसर इन above एग्जाम्पल if date on which CDC is signed in is 16th July 2024 instead of 16 October 2024, instead of 16 October 2024। सारा क्वेश्चन सेम है बेटा। 16 अक्टूबर की जगह 16 जुलाई मान लो।
बोलना। डेट क्या थी बेटा? 16 जुलाई से 15 मार्च। जुलाई के कितने दिन? 16। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 15। टोटल डेज 243। कहाँ माने जाएंगे ये? सो नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया, number of days of stay in India during previous year 24-25। 365 में से 243 दिन तो इसके बाहर माने जाएंगे। हाउ मच? 122 दिन। कौन सी कंडीशन चेक करनी है? दोनों बेसिक कंडीशन या फर्स्ट? एक्सेप्शनल केस में आ गया बेटा, केवल फर्स्ट है। इंडियन सिटीजन शिपिंग कंपनी एज ए क्रू मेंबर, ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ऑल्दो सेकंड सेटिस्फाइड हो रही है, करंट ईयर में 60 है और पहले के 4 सालों में 365 दिन है, पर सेकंड चेक ही नहीं करने। एज रिया इज इंडियन सिटीजन who works with Indian shipping company as a crew member. Therefore, only first basic condition is to be checked. ये है ना बेटा? और फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज first basic condition is not satisfied, therefore she is non-resident in India. अब वाइंड अप हुआ है बेटा इंडिविजुअल इन टोटलिटी। सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इंडिविजुअल, बाकी सब 5-5 मिनट में निपट गए थे। सबसे कम टैक्स ये देते हैं। कौन सा पर्सन बच गया? HF, उसको निपटाता हूँ, डायग्राम फॉर्म में लिखो। इंडिविजुअल में कोई क्वेरी किसी पर्टिकुलर पॉइंट में? पक्का? ऑल क्लियर? चलो जी, HF लास्ट पर्सन। अरे ये क्या सिलेक्ट हो गया यार? कैसे हटेगा ये? कंट्रोल Z। चलो कैसे हटना था वैसे? लिखो HF या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट मैं लिख रहा हूं, नॉन रेजिडेंट आप बताना। When control and management is wholly or partially situated in India. HUF या तो सारा कंट्रोल इंडिया में या जरा सा भी कंट्रोल इंडिया में है। HUF क्या मान ली जाएगी बेटा? रेजिडेंट मान ली जाएगी। उल्टा बोलना, नॉन रेजिडेंट कब होगी?
wholly control outside India. When control and management is wholly situated outside India. किसकी तरह हो गया बेटा ये? पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, एनी अदर पर्सन. इसको वहीं क्यों नहीं ले लिया? एक ओब्लिक और कर देते एचईएफ. बिल्कुल सेम उसी की तरह तो हो गया. फिर इसको वहां क्यों नहीं लिया बेटा? वहां इसलिए नहीं लिया, अगर रेजिडेंट हो गया तो इसकी फर्दर 2 कैटेगरी हैं, जबकि वहां कैटेगरी नहीं थी. अगर एचईएफ रेजिडेंट हो गया, अगर यहीं खत्म हो जाता बेटा, तो इसको भी मैं वहीं ले लेता. पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, उनके भी तो सेम ऐसे थे बेटा. पर इसके आगे फर्दर बाइफर्केशन है. एचईएफ आर एंड ओ आर है या एचईएफ आर एंड एनओ आर है. पट्टे मारो बेटा. आर एंड ओ आर एंड एनओ आर कब होगी? सेम इंडिविजुअल वाला कॉन्सेप्ट है. कोशिश करो, इतने हिंट दे दी. सेम इंडिविजुअल वाला कॉन्सेप्ट है. जब दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो ओ आर, दोनों में से कोई एक हो या कोई भी ना हो, तो क्या हो जाएगी? आर एंड एन आर. मजे की बात ये, वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कौन करे? 10 में से 2 रेजिडेंट या 7 में 730 कौन करे? करता. बस ये ध्यान रखना. तो आर एंड ओ आर कब होगा भाई? बोला करो यार. when the दोनों कंडीशन, when the कर्ता satisfies दोनों कंडीशन, when the कर्ता is satisfies both of the additional condition. इधर when कर्ता satisfies one or none of the additional condition. खत्म. एडिशनल कंडीशन पढ़ी रखी है, इसलिए दोबारा करने की जरूरत है नहीं. पहली एडिशनल कंडीशन, पिछले 10 में से 2 रेजिडेंट. दूसरी एडिशनल कंडीशन बेटा, पिछले 7 में 730 दिन या उससे ज्यादा. ठीक है. आपसे क्वेश्चन बेटा, अगर एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, एचईएफ आर एंड ओ आर कब होता है, तो आप क्या लिख के आएंगे? एचयूएफ आर एंड ओ आर कब होता है? बेसिक कंडीशन. जब एचईएफ कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे और एडिशनल दोनों नालायक. ये लिखा है मैंने डायग्राम में. पूरा बता इंग्लिश में क्या लिख के आएगी बेटा एग्जाम में. घुमा फिरा के बात मत कर, स्टार प्लस की तरह सीधा मुद्दे पे आ. एक नंबर नहीं मिलेगा, 4 महीने आगे चले जाएंगे. एचईएफ आर एंड ओ आर कब होता है? क्या लिख के आएगी इंग्लिश में, ये बता बेटा बस एग्जाम में. 2 मार्क्स. एडिशन ऐसे लिख के आना है बेटा, ये आंसर है. जब वो रेजिडेंट होगी एंड दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड. ना लाइक एचईएफ आर एंड ओ आर कब होगा? दोबारा बोलो. व्हेन कंट्रोल, पहले उसको रेजिडेंट करो. रेजिडेंट कब होगा? व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया. रेजिडेंट हो गई, अब आगे बढ़ जाओ. एंड करता सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन. ये हो गया आर एंड ओ आर. अगला क्वेश्चन क्या पूछूंगा? शुक्र है, ये समझ में आना चाहिए कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है. इतने टाइम से झेल रहे हो मुझे. चलो आर एंड एन ओ आर बता बेटा, सारे शुरू हो जाओ. व्हेन, पहले इसको रेजिडेंट करो. व्हेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया एंड करता सेटिस्फाइज वन और नन ऑफ द एडिशनल कंडीशन. बहुत बढ़िया जी, आगे बोलो. एचईएफ नॉन रेजिडेंट कब होगी? कब होगी भाई? When करता not satisfies, when control and management
इज होली सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। सर कहना क्या चाहते हो, एडिशनल कंडीशन या कर्ता पिक्चर में तब आएगा जब पहले वो रेजिडेंट हो। अगर है ही नॉन रेजिडेंट, कर्ता का कुछ लेना देना नहीं है। एचयूएफ इंटायरली कंट्रोल फ्रॉम बेटा कनाडा, बट कर्ता सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन। खत्म हो गया क्वेश्चन। एचयूएफ इंटायरली कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बट कर्ता सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द एडिशनल कंडीशन। क्या आंसर होगा भाई? एचयूएफ का नॉन रेजिडेंट। कर्ता तब चेक करना बेटा जब आपका क्या हो जाए साहब, कंट्रोल और मैनेजमेंट जरा सा भी या सारा इंडिया में हो। लिखो, कुल मिला के एचयूएफ के 3 स्टेटस हैं। इंडिविजुअल और एचयूएफ के 3 स्टेटस हैं, बाकी सबके 2। एचयूएफ के 3 कौन कौन से? आर एंड ओ आर, आर एंड एन ओ आर, एन आर। बताना जरा, आर एंड ओ आर कब? व्हेन, पहले रेजिडेंट करो। एंड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और partially situated in India and कर्ता satisfies both of the additional condition। ऐसे ही आर एंड एन ओ आर लिखो, ऐसे ही एन आर लिखो, आप लिखो। आर एंड एन ओ आर कब होंगे? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्शली सिचुएटेड इन इंडिया एंड कर्ता सेटिस्फाइज वन और none of the additional condition। NR, control and management is wholly situated outside India। ठीक है, टोटल कितने पर्सन है अपने पास? 7। 7 पर्सन के रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा दिए बेटा मैंने। इनमें से जो दो पहले 2 हैं, इनके तो कितने स्टेटस हैं? और आखिरी वालों के 2। या तो ये क्या होंगे, या ये नॉन रेजिडेंट। 7 में सबसे टेक्निकल अगर कुछ है, इंडिविजुअल। बाकी तो 5 मिनट में निपट रहे हैं सारे। माइंड अप हो गया बेटा। रेजिडेंशियल स्टेटस। अब इसके फेज 2 पे जा रहा हूं मैं। इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस में कोई दिक्कत हो पूछ लो।
पक्का? करूं फेज 2 स्टार्ट? चलो, लिखो इंसिडेंट्स ऑफ एक्स। कुछ एब्रीविएशन बनाते हैं बेटा, काम आएगी। ए इज इक्वल टू इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। हर वो इनकम जो इंडिया में मिली वो क्या है बेटा? ए पॉइंट। ठीक है ना, एब्रीविएशन बना ली। मैं जब भी बोलूं ए, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इनकम इंडिया में मिली है। ठीक है जी, एक लाइन छोड़ के बी इज इक्वल टू इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। मान लेंगे कि इनकम आपको मिल गई, हो सकता है ना भी मिले, पर एज्यूम कर लेंगे कि इनकम आपको मिल गई। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए पीएफ काटता है, वर्ड सुना हो, प्रोविडेंट फंड, वो मिलता है रिटायरमेंट के टाइम, पर लो एज्यूम कर लेगा आपको आज ही मिला है, टैक्सेबल आपके हैंड में आज ही होगा। रेड के टाइम कुछ इनकम मिल गई बेटा आपको, कुछ खर्चे मिल गए खाली किताबों में, एज्यूम कर लेंगे ये इनकम आपको क्या हुई है? रिसीव हुई है। एक्चुअल फिजिकल में कोई इनकम नहीं मिली, केवल डॉक्यूमेंट मिले हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मिले हैं, उससे प्रूव हो रहा है कि आपके क्या है बेटा? इनकम है। एज्यूम कर लेंगे हम कि ये इनकम आपको क्या हुई है? रिसीव हुई है। नाम ही क्या है? डीम टू बी रिसीव। देखेंगे डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन छोड़ते रहना। सी इनकम एक्रू और अराइज। एक्रू और अराइज का मतलब अर्न करना, कमाना। इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। हर वो इनकम जो इंडिया में कमाई, हर वो इनकम जो इंडिया में कमाई, ये क्या चीज है बेटा? पॉइंट सी। डी, एक एक लाइन छोड़ लेना। इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। इसमें 2 लेक्चर लगेंगे बेटा, डीम टू एक्रू और अराइज। मान लेंगे आपने इंडिया से कमाई है, देखने में लगेगा इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। इंडियन कंपनी के शेयर एक नॉन रेजिडेंट ने ले रखे हैं बाहर, खरीदे भी बाहर, उसने बेचे भी बाहर, पर टैक्स इंडिया में लग जाएगा सेक्शन 9 के कारण। डीम टू एक्रू और अराइज देखेंगे। ई, एक एक लाइन छोड़ लेना। इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया फ्रॉम business profession which is controlled from India. F, किसी को याद आ रहा हो आज से पहले कहां पढ़े थे? ग्रॉस टोटल इनकम की डेफिनेशन ये तो थी। F क्या बच गया बेटा? इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। वेरी गुड। ये कुछ एब्रीविएशन बनी है। ए इज इक्वल टू इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, बी इज इक्वल टू इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, सी इज इक्वल टू इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, डी इज इक्वल टू इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, ए इज इक्वल टू इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। किस चीज से? फ्रॉम सैलरी, फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। और एफ बेटा इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। ठीक, सामने स्क्रीन पे ध्यान दो। अगर रेजिडेंशियल स्टेटस आर एंड ओ आर है तो कौन कौन से इनकम टैक्सेबल होंगे?
समझ में आया एब्रीविएशन क्यों बनाई है? अगर रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है बेटा, आर एंड ओ आर, मरेगा नालायक के, ये सारी इनकम टैक्सेबल है, ए बी सी डी ई एफ, इन 6 के अलावा कुछ बचता ही नहीं। ये 6 जब मैं पढ़ा दूंगा, मंगल पे कमाओ चांद पे मिले, इंडिया में टैक्स लग जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचता, पूरा यूनिवर्स इसमें आ जाता है बेटा इसके अंदर। तो अगर आर एंड ओ आर हो गए, एक आंसर, तबाह बर्बाद, सब कुछ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल होगा, ए बी सी डी ई एफ। अगर स्टेटस आर एंड एन ओ आर है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, एक कम हो गया, एफ टैक्सेबल नहीं है। आर एंड एन ओ आर के केस में बेटा एफ टैक्सेबल नहीं है। और अगर एन आर है, ए बी सी डी, समझ आ रहा है कैसे लिखा है ये? आर एंड एन ओ आर 6 के 6 पॉइंट टैक्सेबल है। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, accrued arise in India, deemed to accrue arise in India, accrued arise outside India from business and profession which is controlled from India, और लास्ट accrued arise outside India। आर एंड एन ओ आर के केस में बेटा पहली 5 इनकम टैक्सेबल है, छठी छोड़ दी। छठी कौन सी है? accrued arise outside India, उसको छोड़ के बाकी पांचों टैक्सेबल है। एन आर के केस में लास्ट की 2 छोड़ दी, लास्ट की 2 कौन सी? accrued arise outside India from business and profession which is controlled from India, and number 2 accrued arise outside India। करें स्टार्ट। अब जो जो मैं बोलूं उसको पढ़ो, बार बार पढ़ो और मेरे क्वेश्चन सुनो, आंसर देना। ये अपने सामने रखो जो नोट्स आपने बनाए हैं। ए पढ़ो, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, एक बार और पढ़ो, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, एक बार और पढ़ते हैं, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। हिंदी करते हैं, हर वो इनकम जो इंडिया में मिली, ए है, हर वो इनकम जो इंडिया में मिली वो क्या है? ए पॉइंट है। ए पॉइंट किस किस के हैंड में टैक्सेबल है? तीनों के हैंड में। ए पॉइंट किस किस के हैंड में टैक्सेबल है? तीनों के हैंड में टैक्सेबल है। देख लो ना, तीनों में ए आ रहा है बेटा। ये आवाज कैसी आ रही है भाई? बाहर से है क्या? बड़ी तेज आवाज है। चलो मैं उनसे तेज बोलता हूं। हर वो इनकम जो इंडिया में मिली वो क्या है? पॉइंट ए। पॉइंट ए में आने का मतलब क्या है बेटा? तीनों के हैंड में टैक्सेबल। ए में लिखा है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। मेरा क्वेश्चन आपसे, ये कमाई कहां पर है? इंडिया में या आउटसाइड इंडिया? ए में लिखा है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। मेरा क्वेश्चन, ये अर्न कहां पर हुई है? यूएसए की एक प्रॉपर्टी है, रेंट मिल रहा है इंडिया में। यूएसए में मेरी प्रॉपर्टी है, दुबई में मेरी प्रॉपर्टी है, रेंट मुझे कहां मिल रहा है बेटा? इन इंडिया। कमाई कहां पर? यूएसए में। जहां प्रॉपर्टी है यूएसए में या दुबई में, मिल कहां पर रहा है? इंडिया में। ए लगे या ना लगे? ए में क्या लिखा है? इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। हर वो इनकम जो इंडिया में मिली वो ए है। ये कमाई कहां पर? क्या कहता है बेटा? तेरा मन क्या कहता है? मन अगर साफ है आंसर ठीक आएगा। और ईमानदारी से बता, मेरा क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूं? ए में लिखा है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, कमाई कहां पर? बता बेटा। बस ऐसे कॉन्फिडेंस में आंसर दिया करो। ब्रैकेट में लिख दो वेदर अर्न इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। वेदर अर्न इन इंडिया, इसलिए एक एक लाइन छुड़वाई थी मैंने। इसके ब्रैकेट में लिखो वेदर अर्न इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। हाइलाइटर हो तो चमका दो इसको। किस चीज की आवाज है भाई? हाँ, अरे तो बड़ी डिस्टर्बेंस रहेगी यार। वेदर अर्न इन इंडिया और अब एक क्रक्स बोल रहा हूं, चेक करना ठीक है या नहीं है। पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में देखते रहेंगे। हर वो इनकम जो इंडिया में मिली, चाहे इंडिया में कमाई चाहे आउटसाइड इंडिया कमाई, shall be taxable in the hands of all assessee irrespective of their residential status। क्या बोला है भाई? हर वो इनकम जो इंडिया में मिली तीनों के हैंड में टैक्सेबल है, चाहे इंडिया में कमाई चाहे आउटसाइड इंडिया कमाई। ट्रू और फॉल्स? बोलो। एब्सोल्युटली ट्रू।
ए पॉइंट बन रहा है बेटा, हर वो इनकम जो इंडिया में मिली, चाहे इंडिया में कमाई चाहे आउटसाइड इंडिया कमाई, शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल असेसी। तो नीचे लिख दो क्रक्स, और उसको लिखो ये क्रक्स को, CRUX, क्रक्स। ये काम आएंगे एग्जाम में। क्या लिखें पहले बताओ, फिर लिखवाऊंगा। अरे बोला करो यार, क्या लिखूं? हिंदी में बोल बेटा। सबके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगी। परफेक्ट है बेटा। तो लिखो एनी इनकम विच इज received in India, within bracket, whether earned in India or outside India, bracket close, any income which is received in India whether earned in India or outside India shall be taxable in the hands of all assessee irrespective of their residential status. रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो, चाहे आर एंड ओ आर हो, चाहे आर एंड एन ओ आर हो, चाहे एन आर हो, अगर इनकम इंडिया में मिल गई तो बेटा तीनों फंसेंगे। तो अगर नॉन रेजिडेंट आपका क्लाइंट हो, उसको सलाह दो, भाई तू बाहर की इनकम बाहर ही रिसीव कर ले, इंडिया में क्यों ले रहा है? एक नॉन रेजिडेंट, उसको सलाह दो बाहर की इनकम बाहर ही ले, इंडिया में क्यों रिसीव कर रहा है? इंडिया में रिसीव कर ली, मरेगा ये, इंडिया में क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। और मजे की बात है कि पता चले उसकी होम कंट्री में भी टैक्स लग रहा हो, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अपना इंडिया पे फोकस रखो। फर्स्ट पॉइंट में कोई भी दिक्कत किंतु परंतु। तो इंडिया में कमाई इंडिया में मिली तो भी तीनों के हैंड में टैक्सेबल, आउटसाइड इंडिया कमाई इंडिया में मिली तो भी तीनों के हैंड में टैक्सेबल। एनी क्वेरी इन पॉइंट 1? श्योर? सी पढ़ो। सी, इनकम अर्न इन इंडिया, एक्रोराइज का मतलब अर्न। फिर दोबारा पढ़ो, इनकम अर्न इन इंडिया। लास्ट टाइम, इनकम अर्न इन इंडिया। ये मिली कहां पर है? सी पॉइंट में लिखा है इनकम इंडिया से अगर कमाई है, तो पहले तो आंसर क्या होगा? ये किस किस के हैंड में टैक्सेबल है? सबके हैंड में। तो इसका भी क्रक्स क्या होगा? एनी इनकम विच इज एक्रोराइज इन इंडिया शेल ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। पर दिक्कत ये है, ये मिली कहां पर? ये नहीं लिखा। बहुत बढ़िया, आप समझ में आ रहा है ना? तो इसके ब्रैकेट में लिखो वेदर रिसीव्ड इन इंडिया, सी के ब्रैकेट में, वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। वेदर रिसीव्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब इसका क्रक्स बताना क्या होगा बेटा? कोशिश करो। पहले बताना फिर लिखना। इंग्लिश में बोलो। एनी इनकम which accrue or arise in India, whether received in India or outside India,
shall always taxable in India in the hands of all assessee irrespective of their residential status. हिंदी में हर वो इनकम जो इंडिया में कमाई, चाहे इंडिया में मिले चाहे इंडिया में ना मिले, हर वो इनकम जो इंडिया में कमाई ये इंडिया में हमेशा टैक्सेबल होगी, चाहे रेजिडेंशियल स्टेटस कुछ भी हो. लिख दो सेकंड. एनी इनकम which accrue or arise in India. Any income which accrue or arise in India within bracket, whether received in India or outside India, whether received in India or outside India, bracket close, shall always taxable in India, shall always taxable in India in the hands of all assessee irrespective of their residential status, shall be taxable in the hands of all assessee irrespective of their residential status. ठीक है बेटा. अब ए और सी को इकट्ठा करके क्रक्स बताओ क्या निकल के आएगा. कोशिश करो, जितना बोलोगे बेटा उतना सीखोगे. कोशिश करो, ए और सी को इकट्ठा करके बोलो. हर वो इनकम जो इंडिया में मिली, कमाई कहीं मर्जी हो, या हर वो इनकम जो इंडिया में कमाई मिली कहीं मर्जी हो. दोबारा बोलो. हर वो इनकम जो इंडिया में मिली, कमाई कहीं मर्जी हो, या हर वो इनकम जो इंडिया में कमाई मिली कहीं मर्जी हो, shall always taxable in India in the hands of all assessee irrespective of their residential status. यही तो क्रक्स निकल के आ रहा है बेटा. वो इनकम जो इंडिया में मिली या इनकम जो इंडिया में कमाई ये हमेशा और हमेशा इंडिया में टैक्सेबल होगी. Am I clear? F पढ़ो, केवल F. इनकम एक्रूअर अराइज आउटसाइड इंडिया. दोबारा पढ़ो. इनकम एक्रूअर अराइज आउटसाइड इंडिया. लास्ट टाइम इनकम एक्रूअर अराइज आउटसाइड इंडिया. ये इनकम कमाई कहां पर है? आउटसाइड इंडिया. मिली कहां पर है? अगर आपने बोल दिया बेटा कहीं पर भी, इंडिया में भी हो सकती है, आउटसाइड इंडिया में भी हो सकती है. अगर इंडिया में मिल गई तो नालायक को पॉइंट ए नहीं लग जाएगा? अरे रट्टू तो तुम तो हर जगह बोलते जा रहे हो कहीं पर भी. ए में मैंने पूछा कहां कमाई, कहीं पर भी. सी में मैंने पूछा कहां मिली, कहीं पर भी. एफ में कहां पर, कहीं पर भी. तुम्हें तो आदत पड़ी हुई है. अरे अगर एफ वाली इनकम इंडिया में मिल गई तो फिर एफ थोड़ी ना लगेगा, वो तो ए लग जाएगा. रिसीव्ड इन इंडिया. यूएसए में प्रॉपर्टी थी, रेंट कमाया, मिला इंडिया में, तो ए लग गया ना, रिसीव्ड इन इंडिया. सर आराम से बोलो, कुछ नहीं समझ में आ रहा बेटा. ये कमाई भी बाहर है एफ वाली, और ये मिली भी बाहर है. कैसे पता चला? एफ पॉइंट कमाया भी बाहर है और ये रिसीव भी बाहर है. ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर इंडिया में रिसीव हो गया फिर तो बेटा ए पॉइंट लग जाएगा ना. अभी तो डिस्कस हुआ था इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, कमाया कहां पर? कहीं मर्जी. कॉन्सेप्ट के पीछे जाओ, ये फॉर्मेट दिमाग में सेट मत करो. एफ पॉइंट में लिखा है अन आउटसाइड इंडिया, तो इंप्लाइड है ये रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हुआ होगा. क्योंकि अगर इंडिया में रिसीव हो गया तो क्या लग जाएगा बेटा? पॉइंट ए. तो इसके ब्रैकेट में क्या लिखें? इनकम एक्रूअर अराइज आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव आउटसाइड इंडिया. ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर इंडिया में रिसीव हो गया तो पॉइंट नंबर ए लग जाएगा. इंडिया में रिसीव हुआ तो बेटा पॉइंट नंबर ए. अब देख के बताओ एफ किसके एंड में टैक्सेबल है? केवल आर एंड ओ आर. इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया एंड ऑल्सो रिसीव आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन इंडिया ओनली इन द हैंड्स ऑफ
R and OR. Income earned outside India and also received outside India is taxable in India only in the hands of R and OR. लिखो. Corrects 3. Income earned outside India and also receive outside India. Income earned outside India and also receive outside India shall be taxable in India. Shall be taxable in India only in the hands of R and OR. करेक्ट क्या निकल के आया R एंड OR का? ग्लोबल इनकम टैक्सेबल. इंडिया में कमाई इंडिया में मिली तो मर रहा है. आउटसाइड इंडिया कमाई इंडिया में मिली तो मरेगा. आउटसाइड इंडिया कमाई आउटसाइड इंडिया मिली एफ माइंड तो भी ये मरेगा. कमाओ बोलो. मंगल पे कमाई चांद पे मिली एफ है. आउटसाइड इंडिया इंडिया में क्या हो जाएगा बेटा? ये टैक्सेबल होगा. अजीब से कानून है. इंडिया से बाहर कमा रहे हैं इंडिया से बाहर मिल रहे हैं. इंडियन गवर्नमेंट परेशान हो रही है. लाओ हमें क्या कर दो साहब? टैक्स पे कर दो. ठीक है. क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं. उससे पहले केवल आपने दो चीजें पकड़नी है बेटा. ये इनकम कमाई कहां पर है और ये इनकम मिली कहां पर है. किस किस के हैंड में टैक्सेबल होगी वो तो हम बाद में देख लेंगे. पहले पहले क्वेश्चन से केवल आप ये पढ़ना कि ये कमाई कहां पर है और ये मिली कहां पर है. क्वेश्चन को लिखना कैसे ये मैं बताता हूं. इसको ऐसे ही लिखना है क्वेश्चन बेटा. क्वेश्चन नंबर 34 लिखवाऊं या कैसे समझ में आ जाएगा आपके? ऐसे ही. ऐसे तो फिर मुझे ये बताओ फर्स्ट पॉइंट में ये पॉइंट हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. किस किस के हैंड में टैक्सेबल वो तो बात की बात. मुझे ये बताओ फर्स्ट पॉइंट में कमाई कहां पर और मिली कहां पर? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दिल्ली. तो रुक जाते हैं. ये अर्न कहां पर हुई है? इंडिया. दिल्ली में. ये रिसीव कहां पर हुई है? इंडिया. और एक चीज याद रखना, अगर रिसीव के बारे में ना बोले जहां कमाई वहीं मिली. अगर रिसीव के रिगार्डिंग साइलेंट होता है जहां कमाई होगी वहीं मिली होगी. अब ये इनकम कमाई भी इंडिया में है मिली भी इंडिया में है. ए पॉइंट भी लग रहा है सी पॉइंट भी लग रहा है. रिसीव्ड इन इंडिया ए लग गया. अर्न इन इंडिया सी लग गया. मुझे ये बताओ कौन कौन फंसेगा? आराम से चलो. किस किस के हैंड में टैक्सेबल होगी? तीनों के हैंड में ए पॉइंट भी लग रहा है और सी पॉइंट भी लग रहा है. समझ आया? समझ आया? अब आप ट्राई करो सेकंड से लेके सिक्स तक. कहो तो मैं फर्स्ट पॉइंट एक बार दोबारा बोल दूं. क्या है साहब? दो चीजें चेक करना. कमाया कहां, मिला कहां. और अगर साइलेंट है तो जहां कमाया जाता है वहीं मिला होता है. ये चेक करके फिर चेक करना ये ए में कवर हो रहा है, ये सी में कवर हो रहा है या एफ में कवर हो रहा है. उसके हिसाब से फिर आंसर देना. 6 पॉइंट है. 6 मिनट दे रहा हूं. करो आराम से. जल्दी में आंसर देना मत. पहले लिखना कि अन कहाँ है, फिर लिखना ये रिसीव कहाँ है, फिर देखना ए में आ रहा है, सी में आ रहा है या एफ में आ रहा है. उसके हिसाब से आंसर देना.
हम्म, पहला काम कमाया कहाँ, दूसरा काम मिला कहाँ, तीसरा काम ये कौन से पॉइंट में आ रहा है, ए में, सी में या एफ में, और फिर चौथा काम किस किस के हैंड में टैक्सेबल होगा। ए है तो तीनों के हैंड में, सी है तो तीनों के हैंड में, एफ है केवल आर एंड ओ आर। परसेंटेज है, कंफ्यूज मत करना, अलग अलग कर लेना। जैसे 30% आ रहा है तो 6 लाख का 30% यूएसए मतलब 180 अलग कर लो, 420 अलग करो। हड़बड़ा मत जाना कि ये क्या हुआ 30%, टेंशन नहीं। 6 लाख का 30%, 180, उसको अलग से सोचो कमाया कहाँ मिला कहाँ, और बाकी जो बच गया फिर कितना बच गया, 420, फिर उसको अलग से सोचो कमाया कहाँ मिला कहाँ। कर दिए, सारे हो गए। लास्ट वाले में भी दिमाग लगा। अच्छा, सेंटेंस पूरा नहीं है, नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। तो 6 तक करना, ऑल दो 7 भी है, 8 भी है, बस 8 तक है। केवल 6 तक ही करना बेटा, 7वां और 8वां डिस्कस करेंगे फिर करेंगे। ठीक है, चलो अभी कर रहे हैं, करो। अरे इतना टाइम थोड़ी ना लगता है इसमें।
करें? फर्स्ट समझ में आ गया था? सेकंड में आओ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन चेन्नई। रुक जाओ, इनकम अर्न कहाँ करी है ये? चेन्नई। चेन्नई इज इन, चेन्नई आउटसाइड इंडिया। जो पूछ रहा हूँ उसका आंसर दे नालायक। ये कमाई कहाँ पर है? इंडिया में। ये रिसीव कहाँ पर हुई है? आउटसाइड इंडिया। ए लग रहा है, सी लग रहा है, या एफ लग रहा है? सी। इंडियन इनकम है, इनकम आने इन इंडिया। सी किस किस के हैंड में टैक्सेबल होती है? तीनों के हैंड में। 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। कौन से पॉइंट के कारण? सी के कारण। नहीं आया ना? आ गया। आगे चलो। 6 लाख की बेटा इनकम है, गुड़गांव की है, 30% डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया। एग्जाम में ऐसे जब भी आए 6 लाख, 30% अलग, 70 अलग, 30 कितना हो गया भाई? 180 अलग, 420 अलग। 180 कमाया कहाँ? जो पूछूं उसका आंसर। अर्न को ई लिख दूं खाली, समझ जाओगे ना? समझने के लिए है तो खाली। अर्न कहाँ हुआ ये? गुरुग्राम इंडिया में। ये रिसीव कहाँ पर हुआ है? यूएसए में। कमाया इंडिया में, मिला यूएसए में। केवल 30% की बात चल रही है। कौन सा पॉइंट है ये? सी। किस किस के हैंड में? तीनों फंसेंगे सी पॉइंट के कारण। बड़ा हैवी कॉन्सेप्ट है बेटा, बस आप ए सी एफ पे टिके रहो। ये बच्चे पता नहीं क्यों उलझे रहते हैं इसमें। कॉलेज में बोलते हैं छोड़ दो, क्या रखा है बाद में सीखेंगे। कुछ नहीं है, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। इधर आओ, अब 420 पे आओ। 420 कमाया कहाँ पर? इंडिया। साइलेंट है, कहाँ मिला? तो जहां कमाया वहीं मिला। ये रिसीव कहाँ पर हुआ? इंडिया। ये कमाया भी इंडिया में है, ये मिला भी इंडिया में है। ए भी लग रहा है, सी भी लग रहा है। चाहे ए लगे चाहे सी लगे, टैक्सेबल तीनों के हैंड में होगा। 4.2 लाख, 4.2 लाख, 4.2 लाख। ए के कारण भी, सी के कारण भी। इसमें कोई दिक्कत? पक्का ना? आगे चलो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दुबई रुपी 10 लाख। साइलेंट है बेटा, तो जहां कमाया वहीं मिला होगा। ये अर्न कहां पर हुआ है? आउटसाइड इंडिया। ये मिला कहां पर है? आउटसाइड इंडिया। अभी आप नया नया सीख रहे हो, इसलिए मैं लिख रहा हूं कि कमाया कहां मिला कहां। उसके बाद तो सीधे आंसर ही दूंगा बेटा मैं, ठीक है ना? जब थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे। हाँ जी, कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर। कौन सा पॉइंट है ये? एफ। कौन फंसेगा? आर एंड ओ आर। एफ पॉइंट के कारण। बाकी के हैंड में नथिंग शैल बी टैक्सेबल। ठीक, आगे बढ़ो। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन नेपाल 5 लाख, डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया। पहला क्वेश्चन वही, अर्न कहां पर? नेपाल, आउटसाइड इंडिया। मिला कहां पर? इन इंडिया। ए पॉइंट। रिसीव होते ही इंडिया में, ए पॉइंट। ए पॉइंट किस किस के हैंड में टैक्सेबल? तीनों के हैंड में टैक्सेबल। 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। ए के कारण। सिक्स, प्रॉपर्टी श्रीलंका में 30% बेटा डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया। तो ऐसे जब भी हो बाइफरकेट कर लो। तो पहले तो 10 लाख का 30% कितना होता है भाई? 3 लाख। इसको अलग कर लो। 10 लाख का 70%, 7 लाख। इसको अलग कर लो। पहले 3 लाख पे आओ। ये कमाया कहां पर? श्रीलंका। मिला कहां पर? इंडिया। 3 लाख कमाया श्रीलंका में है, पर मिला इंडिया में है। 3 लाख कौन से पॉइंट में आ रहा है? ए में। कौन कौन फंसेगा? तीनों फंसेंगे। अब कौन सा बचा? 7 लाख। 7 लाख कमाया भी श्रीलंका में, मिला भी श्रीलंका में। कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर। कौन सा पॉइंट है ये? एफ। एफ में कौन फंसेगा?
केवल आर एंड ओ आर। अगर ये पहले 6 क्वेश्चन देखें आप, मैंने क्या बनाया है इसमें। पहला, कमाया भी इंडिया मिला भी इंडिया। क्या क्या केस बन सकते हैं इंडिया वाले के लो। पहला, कमाया इंडिया मिला इंडिया में। दूसरा, कमाया इंडिया मिला आउटसाइड इंडिया। तीसरा, कमाया इंडिया में कुछ इंडिया में मिला कुछ आउटसाइड इंडिया। यही केस बन सकते हैं मैक्सिमम। दोबारा, इंडिया में कमाया इंडिया में मिला, इंडिया में कमाया बाहर मिला, इंडिया में कमाया कुछ इंडिया में मिला कुछ बाहर मिला। 3 केस बन गए, 3 ही उल्टे बनेंगे। बाहर कमाया बाहर मिला, बाहर कमाया इंडिया में मिला, बाहर कमाया कुछ बाहर मिला कुछ इंडिया में मिला। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। 7th बताना, वैसे एग्जाम में आ जाए तो क्या फट्टे मारोगे। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया 2 लाख, टैक्सेबल नहीं, एग्जाम्प्ट है बेटा। ये स्टेट का मैटर है ना, सेंट्रल तो लगा ही नहीं सकती। तीनों के केस में क्या हो जाएगा बेटा, एग्जाम्प्ट होगा। और याद रखना, एग्जाम्प्ट केवल इंडिया की एग्रीकल्चरल इनकम, पूरे वर्ल्ड की कर दो। इंडियन एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1। सिलेबस में पूरा चैप्टर है ये। एग्रीकल्चरल इनकम सिलेबस में पूरा चैप्टर है बेटा। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। सर 3rd पॉइंट में कंबाइंड करके लिख सकते हैं बेटा। मैं तो अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इसलिए तो मैं अभी ये भी बता रहा हूँ कि कमाया कहाँ मिला कहाँ। आगे तो सीधे आंसर लिखने हैं। ठीक है जी। अब ये वाला एक कॉन्सेप्ट है, इसमें बच्चे पता नहीं क्यों उलझे रहते हैं। मैं आपको जरा चेक करता हूँ आप भी फंसते हैं या नहीं। स्क्रीन पे ध्यान देना और ना समझ में आए रोकना। जो मैं पूछूं केवल उसका आंसर देना। आपके सिलेबस में प्रीवियस ईयर कौन सा है? 24-25। पहले के सालों की बात करते हैं, मान लो 23-24। फोकस रखो बेटा, थोड़ा सा टेक्निकल है। 23-24 में आपका रेजिडेंशियल स्टेटस है नॉन रेजिडेंट। कोई बेसिक कंडीशन आपने सेटिस्फाइड नहीं करी होगी, तो आपका स्टेटस क्या था बेटा? नॉन रेजिडेंट। एक इनकम थी, 23-24 की बात चल रही है। एक इनकम थी यूएस से ₹5 लाख, रिसीव्ड इन यूएस। इसका क्या हुआ होगा 23-24 में? इस इनकम का टैक्सेबल हुई होगी या नहीं? कमाई भी बाहर, मिली भी बाहर। एफ पॉइंट है। एफ पॉइंट नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्सेबल नहीं होता, वो केवल किसके केस में होता है? आर एंड ओ आर। तो ये इनकम पिछले साल बच गई नॉट टैक्सेबल बिकॉज ऑफ माई रेजिडेंशियल स्टेटस। कोई दिक्कत? पिछले साल मेरा स्टेटस नॉन रेजिडेंट था, जिसके कारण मेरी बाहर वाली इनकम बच गई। ये कहानी का एक हिस्सा खत्म हुआ। अगले साल क्या हुआ? मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया आर एंड ओ आर हो गया। नेक्स्ट ईयर, ईच एंड एवरी ईयर इज अ सेपरेट ईयर। इस साल मैंने बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर दी होंगी बेटा। मेरा क्या हो गया? आर एंड ओ आर। ठीक है साहब। और मैंने क्या करा, ये पिछले साल वाली इनकम इस साल इंडिया में रिपेट्रिएट कर दी, रिपेट्रिएटेड इनटू इंडिया। लास्ट ईयर इनकम repatriated into India in current year। इंडिया में पैसा लेके आ गया बेटा मैं। ये करंट ईयर का नहीं है, ये किसका है? लास्ट ईयर का। क्या दिक्कत आ रही होगी? एओ क्या कह रहा होगा? असेसिंग ऑफिसर क्या कह रहा होगा? मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगा? टैक्स लगाऊंगा। आप आर एंड ओ आर है, आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। तो एओ कह रहा है जी इनकम टैक्सेबल करूंगा। असेसी क्या कह रहा है? चपेट पड़ेगी। क्यों टैक्सेबल करोगे? ये करंट ईयर की इनकम ही नहीं है। 24-25 का स्टेटस देख रहे हो तो इनकम भी 24-25 की देखो।
23-24 की इनकम क्यों देख रहे हो? एओ कह रहा है नहीं नहीं, आपने 23-24 में टैक्स पे नहीं किया था, अब मैं 24-25 में टैक्स लूंगा। एसएससी कह रहा है पागल है क्या भाई, जब रेजिडेंशियल स्टेटस 24-25 का है तो 24-25 की इनकम पे टैक्स लगाओ। एओ कह रहा है ना मैं तो नहीं मानूंगा, पास्ट ईयर अनटैक्स इनकम, पिछले साल की ये क्या है बेटा? एओ क्या कह रहा है? बोलो, एओ क्या कह रहा है? मुझे नहीं पता, पिछले साल आपने टैक्स नहीं दिया था, मैं इस साल क्या लगा दूंगा, इसके ऊपर टैक्स लगाऊंगा। एसएससी क्या कह रहा है? नॉनसेंस, ये क्या तरीका है? 24-25 की इनकम पे 24-25 वाली इनकम देखोगे या पहले के साल की भी इनकम देख लोगे? एक्सपर्ट महापंडित क्या कहते हैं बेटा, आप लोग कानून की कलम है आपके पास, क्या कानून बनाओगे? ये करंट ईयर में टैक्सेबल हो या ना हो, एओ कंटेंशन इज वैलिड, टैक्सेबल होने चाहिए, या एसएससी कंटेंशन इज वैलिड। और भाई 24-25 की इनकम देखो ना, 23-24 से क्या लेना देना? मन क्या कह रहा है आपका? मन क्या कह रहा है, टैक्सेबल हो या ना हो? आंसर इज नो। जिस साल की इनकम है उसी साल देखा जाता है उसका क्या स्टेटस है। 23-24 की इनकम अगर बच गई, और ये थोड़ी ना कि 24-25 में भी टैक्सेबल कर दोगे या 25-26 में। फ्यूचर में ऐसे तो कभी भी आर एंड आर हो गया, आप तो पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ दोगे। 1990 की एक मेरी इनकम बच गई थी क्योंकि मैं नॉन रेजिडेंट था, 2024-25 में क्योंकि मैं आर एंड आर हो गया, ये कह रहा है इधर आ, तेरी उस इनकम के ऊपर भी टैक्स लगाऊंगा। ओ भाई 24-25 में केवल 24-25 की इनकम देखनी है, पास्ट का कुछ भी कंसीडर नहीं करना। तो इस इनकम का क्या आंसर होगा बेटा 24-25 में? नॉट टैक्सेबल, चाहे आर एंड ओ आर हो, चाहे आर एंड एन ओ आर हो, चाहे एन आर हो, क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम ही नहीं है, ये जिस साल की इनकम थी उस साल के लॉ के हिसाब से एडजस्ट हो गई। ठीक है, क्या आंसर होगा अब बताओ तीनों के केस में? पहले पढ़ लो, पास्ट ईयर अनटैक्स्ड इनकम, पहले के सालों की इनकम थी जिसपे टैक्स नहीं लगा, अब रिपेट्रिएट कर रहे हैं इंडिया में करंट ईयर में। क्या आंसर होगा? तीनों के केस में नॉट टैक्सेबल। क्यों? जिस साल की इनकम है उस साल में ही एडजस्ट होती है, आगे के सालों में कुछ नहीं होता। ए, सी और एफ मेरी तरफ से बेटा वाइंड अप, आपके इफ्स एंड बट्स, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। और प्रैक्टिस करवाऊं या कॉन्फिडेंस है? अरे बोलो, पक्का करना जरा 35 जल्दी जल्दी। कुछ नहीं है, बस परेशान कर रहा हूँ और थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर इसके बाद आगे और सिखाऊंगा, ई सिखाऊंगा, फिर ई। ये ए सी और एफ की प्रैक्टिस है, इसमें कई पॉइंट ऐसे हैं बेटा फंसोगे। पॉइंट नंबर डाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 से 7 मिनट दी, इससे ज़्यादा मत लगाना। पहला काम कमाई कहाँ, दूसरा काम मिली कहाँ, तीसरा काम ए में आ रही है, सी में आ रही है या एफ में आ रही है, चौथा काम फिर किस किस के हैंड में टैक्सेबल होगी। बस स्यापा खत्म। पहला काम कमाई कहाँ, दूसरा काम मिली कहाँ, तीसरा काम ए है, सी है या एफ है, और लास्ट किस किस के हैंड में टैक्सेबल। परसेंटेज में बेटा अलग अलग कर लेना।
करें? 9th देखो जी, 5 लाख एग्रीकल्चरल इनकम श्रीलंका से, 40% रिसीव्ड इन इंडिया। करें? आओ, सबसे पहला, 1 लाख इनकम प्रॉपर्टी इन दिल्ली, 50% रिसीव्ड इन यूएसए। तो पहला 50% तो अलग करो, 50,000। 50,000 कमाया इंडिया में, मिला यूएस में। पॉइंट नंबर सी, कमाया इंडिया में, मिला यूएस में। सी किस किस के हैंड में? तीनों के हैंड में। और बाकी 50,000 कमाया भी इंडिया में, मिला भी इंडिया में। कौन सा हो जाएगा? ए भी लग रहा है और सी भी लग रहा है, तो भी तीनों फंसेंगे। ठीक है भाई? चेन्नई वाला 5 लाख, 80% इज रिसीव्ड इन यूएसए। अब शॉर्ट कर ले सकता हूँ अगर समझ में आ गया हो। चेन्नई इंडियन इनकम है, सारी की सारी टैक्सेबल होती है। परसेंटेज टैक्स कुछ भी हो, चाहे वर्ल्ड के किसी कोने में मिलती रहे, इंडियन इनकम है, सारी की सारी टैक्सेबल होती है। अब तो समझ में आ रहे होंगे ना बेटा आपके? अलग अलग भी करा है तो भी बहुत बढ़िया, इकट्ठा कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इंडियन इनकम हमेशा और हमेशा टैक्सेबल होती है। आगे आओ, ये बाहर की इनकम, इसमें धीरे धीरे चलना। 6 लाख की 30% तो इंडिया में मिली, तो इसका मतलब 70% जहाँ कमाई वहीं मिली। तो पहले 180 पे आओ, इंडिया में मिली क्या चीज़ है बेटा? ये ए। ए पॉइंट तीनों में टैक्सेबल होता है। और बाकी 70% कितनी हो गई? 4,20,000 कमाई भी न्यूयॉर्क, साइलेंट है तो मिली भी न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? एफ। एफ किसके एंड में? केवल आर एंड ओ आर। ठीक। फोर्थ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन दुबई 10 लाख, 50% रिसीव्ड इन इंडिया। 10 लाख का 50-50। तो पहला 50% 5 लाख रिसीव्ड इन इंडिया। क्या हो जाएगा भाई? ए। कौन कौन फंसेगा? तीनों। समझ आ रहा है ना बेटा? भागम भाग तो नहीं हो रही? ठीक। रिमेनिंग 50%, 5 लाख कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर। क्या चीज है? एफ। केवल आर एंड ओ आर। आगे ध्यान से पढ़ो, ये क्या है? 5 लाख नेपाल में कमाए, मिले नेपाल में ही है, बाद में इंडिया में भेजे हैं। ये ए है, रिसीव्ड है, या ये एफ है? लाइफ टाइम एक प्रिंसिपल याद रखना, रिसीव मीन्स फर्स्ट टाइम रिसीव। रिसीव मीन्स, कहीं लिख लेना बड़ा बड़ा इसको, रिसीव मीन्स फर्स्ट टाइम कहां पर रिसीव हुआ है। रेमिटेंसेज इज नॉट फर्स्ट टाइम रिसीव। इनकम टैक्स एक्ट में फर्स्ट टाइम कहां पर ये रिसीव हुआ है, बाद में रेमिट को नहीं चेक करा जाता। रिसीव मीन्स फर्स्ट टाइम रिसीव। तो ये कमाया भी नेपाल में है और ये मिला भी नेपाल में है, बाद में रेमिटेंसेज होते रहे, उससे कुछ लेना देना नहीं। रिसीव मीन्स फर्स्ट टाइम रिसीव। क्या आंसर होगा बेटा? ये एफ है। और इसको लिख लेना कहीं, अंडर इनकम टैक्स एक्ट, रिसीव मीन्स फर्स्ट टाइम रिसीव। अंडर इनकम टैक्स एक्ट, रिसीव मीन्स फर्स्ट टाइम
रिसीव। सबसे पहली बार कहाँ मिला वो? ठीक है जी, बढ़ू आगे। आगे देखो जरा ध्यान से। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन श्रीलंका 10 लाख डिपॉजिटेड इन एन इंडियन बैंक देयर। हिंदी करना। श्रीलंका में ही कोई इंडियन बैंक होगा, एसबीआई की कोई ब्रांच होगी, पीएनबी की कोई ब्रांच होगी श्रीलंका में, वहीं पे ये पैसा डिपॉजिट कर दिया। पहला क्वेश्चन, ये कमाया कहाँ है? श्रीलंका। मिला कहाँ है ये? इंडिया या आउटसाइड इंडिया? आउटसाइड इंडिया। तो इंडियन बैंक की कोई ब्रांच है श्रीलंका में, तो वो इंडिया थोड़ी ना हो जाएगा। अरे यार, यूएस के बैंक है इंडिया में, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है, फेडरल बैंक है इंडिया में, गुड़गांव में उनकी ब्रांच है, तो गुड़गांव है तो इंडिया ही, यूएस थोड़ी ना हो जाएगा। तो ऐसे इंडियन बैंक जो आउटसाइड इंडिया है तो वो आउटसाइड इंडिया। एक कंफ्यूजन के लिए भावनात्मक क्वेश्चन है, परेशान मत हो जाना। नहीं आया समझ में? ये कमाया भी बाहर है, ये मिला भी बाहर है। सर पर बैंक तो इंडिया का है। अरे बैंक कोई अभी हो, ये कमाया भी बाहर और ये मिला भी बाहर। ऐसा क्यों लग रहा है? समझ में नहीं आया? क्या चीज समझ में नहीं आ रही? नालायक, ये क्या बात कर रहा भाई? दुबई जाएं, जहां से फेरी पकड़ते हैं उसके जस्ट बगल में बैंक ऑफ बड़ौदा है। दुबई जहां से फेरी चलती है उसके जस्ट बगल में है बेटा बैंक ऑफ बड़ौदा, पूरी बिल्डिंग है उनकी। अब वो बैंक ऑफ बड़ौदा दुबई में ब्रांच है तो वो दुबई में है, वो इंडिया थोड़ी ना काउंट हो जाएगा। अब वहां पर जो पैसा जमा करवाया किसी ने, तो ये थोड़ी ना वो इंडिया में आ रहा है। फेडरल बैंक में जो पैसा जमा हो रहा है वो बेटा आपका यूएस की ब्रांच इंडिया में खुली हुई है, तो बैंक तो वो कहाँ काउंट होगा? इंडिया में काउंट होगा। ऐसे हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा दुबई में है तो दुबई काउंट होगा भाई, वो इंडिया थोड़ी ना काउंट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर। कौन सा पॉइंट है ये? एफ। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया, इंडिया वाली एग्जाम। आउटसाइड इंडिया वाली ये एग्जाम्प्ट नहीं है। आउटसाइड इंडिया वाली नॉर्मल के तरीके से भूटान, कमाया भी बाहर, साइलेंट है, मिला भी बाहर, एफ। श्रीलंका से एग्रीकल्चरल इनकम कहीं मर्जी से हो, सब टैक्सेबल है। 5 लाख का 40 60 40%, 60%, 3 लाख। बोलना जरा, 2 लाख रिसीव्ड इन इंडिया तो ए है। 3 लाख कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर, क्या हो जाएगा ये? एफ। ये प्रैक्टिस है बेटा ए सी एफ की। आई थिंक बहुत है इतनी। बोले ऐसे ही आएगा, सेम ऐसे, बस टोटल कर देना। इतना बड़े नहीं आएंगे, उसमें 3 या 4 चीज़ें आती हैं। ठीक है, 3 या 4 जो आएंगी बस उसका टोटल कर देना और नीचे लिख के आ जाना। इंडियन इनकम ऑलवेज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल, फॉरेन इनकम इज टैक्सेबल ओनली व्हेन इट इज रिसीव्ड इन इंडिया, इफ इट इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया देन टैक्सेबल ओनली इन द केस ऑफ आर एंड ओ आर। एग्जाम के क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, सॉफ्ट कॉपी जो आपको मिली हुई है, आइडिया आ जाएगा आपको। चलिए आगे, ई पे आओ। ई देखना क्या था, आपके सामने लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम, किस चीज से? बिजनेस और प्रोफेशन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। बिजनेस एंड प्रोफेशन कहां से होना चाहिए बेटा? आउटसाइड। पर ये कंट्रोल कहां से हो रहा है? सच बिजनेस और प्रोफेशन इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। आउटसाइड इंडिया दुबई में बेटा हमारी सीए की फर्म है, इंडिया में भी फर्म है हमारी शिव एंड एसोसिएट, तेरा पार्टनर है, आई एम सीए इन प्रैक्टिस बेटा। दुबई में भी हमने क्या कर रखी है, फर्म खोल रखी है, नया टैक्सेशन आया है दुबई में। दुबई पहले टैक्स हेवन कंट्री थी, अब वहां पर क्या लगने लग गया बेटा? कॉर्पोरेट टैक्स लगने लगा है, सुना हो अगर। चलो जी,
क्लाइंट है वहाँ पर भी हमने फर्म ओपन कर दी। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन कहाँ पर है हमारा? आउटसाइड इंडिया। कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? वो इन इंडिया। पढ़े लिखे बच्चे हो, मुझे ये बता सकते हो प्रॉफिट कहाँ मिल रहा होगा? ये कोशिश करो, ये प्रॉफिट कहाँ मिल रहा होगा? इंडिया में या आउटसाइड इंडिया? इंडिया में मिल गया तो ए लग जाएगा। ये मेरे राम, ए क्या था? रिसीव्ड इन इंडिया, कमाया कहीं मर्जी हो। इसका मतलब ये प्रॉफिट भी कहाँ मिल रहा होगा? आउटसाइड इंडिया। प्रॉफिट अर्न एंड रिसीव आउटसाइड इंडिया। सर कैसे पता चल रहा है आपको? ओ बेटा, इंडिया में अगर मिल गया फिर तो आंखें बंद कर लो, ए लग गया। हर वो इनकम जो इंडिया में रिसीव हुई, तो ये ध्यान रखना, ई में ये 3 पॉइंट है। एक तो बिजनेस एंड प्रोफेशन होना चाहिए आउटसाइड इंडिया, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल कहाँ से होना चाहिए? इंडिया से, और वो प्रॉफिट भी कहाँ होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया। ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाइड हैं तो ई लगेगा। और ई लगने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका? इसके एंड में टैक्सेबल है ये। ठीक, इस ई को दिमाग में सेट कर लो। अब इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, स्टूडेंट क्या परेशान होगा? ई लगता है जब बिजनेस बाहर, कंट्रोल इंडिया से। इसका उल्टा हो जाए तो बिजनेस इंडिया में, कंट्रोल बाहर। उल्टे भी तो हो सकते हैं, बिजनेस इंडिया में कंट्रोल बाहर, फिर क्या हो जाएगा भाई? सी, इंडियन इनकम हो गई ना, अर्न इन इंडिया। आराम से चलो। ई पॉइंट कब लग रहा है? जब बिजनेस एंड प्रोफेशन बाहर है और कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से, और प्रॉफिट भी बाहर मिल रहा है। तो क्या है बेटा आपका? ई। इसके उल्टे भी तो बन सकते हैं केस, कि बिजनेस इंडिया में है, कंट्रोल क्या हो रहा है? या तो इंडिया से या आउटसाइड इंडिया। इंडियन इनकम में तो आंखें बंद कर लेना कि सी पॉइंट है भैया, ये कहीं से कंट्रोल हो रही हो, वर्ल्ड के किसी कोने में मिले, तीनों के हैंड में क्या होगी साहब? टैक्सेबल होगी। ठीक है, सामने स्क्रीन पे देखना, या आपसे पूछता हूं मैं, आप बताना कि ए है, सी है, ई है या एफ है। अब तो आपने सारे पढ़ लिए। बिजनेस प्रोफेशन दुबई, कंट्रोल इंडिया, इनकम ऑल्सो रिसीव्ड इन इंडिया। आराम से चलो। बिजनेस कहां पर है? दुबई। कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया। इनकम ऑल्सो रिसीव्ड इन इंडिया। ए पॉइंट है बेटा, रिसीव होते ही तीनों के हैंड में वो इनकम टैक्सेबल होगी। बहुत बढ़िया। अगला सुनो, बिजनेस दुबई, कंट्रोल इंडिया, प्रॉफिट रिसीव्ड इन दुबई। क्या है ये? ई। किस किस के हैंड में? आर एंड ओ आर, आर एंड एन ओ आर। मार्वलेस। अब आगे ध्यान से बेटा, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। बिजनेस दुबई, कंट्रोल दुबई, रिसीव्ड इन दुबई। मार्वलेस। एफ है बेटा ये। बिजनेस भी बाहर है, कंट्रोल भी बाहर है, रिसीव भी बाहर है। एफ हो जाएगा बेटा किसके एंड में टैक्सेबल? आर एंड एन ओ आर। एम आई क्लियर? आर एंड ओ आर, सॉरी, आर एंड ओ आर। बिजनेस बाहर, कंट्रोल बाहर, रिसीव्ड इन इंडिया। ए, अब कितने मर्जी केस बनाते रहो, समझ में आ गया आपके? ए होते ही तीनों के हैंड में टैक्सेबल। इंडियन बिजनेस, कंट्रोल बाहर, इनकम बाहर। सी। इंडियन बिजनेस आते ही, इंडियन इनकम होते ही आगे देखना भी मत, कहां कंट्रोल है, कहां रिसीव हो रहा है, वो सी हो जाएगा। और सी होते ही क्या हो जाएगा बेटा? इंडिया में टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल असेसी। समझ आ रहा है? पक्का? केवल इसकी प्रैक्टिस, बिजनेस और प्रोफेशन की प्रैक्टिस का मैंने क्वेश्चन बना रखा है 36। तसल्ली से करो, इसमें सारे कॉम्बिनेशन है बेटा, इसमें आराम आराम से करना, सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे आपके। एक एक चीज ठंडे दिमाग से। नंबर दे देता हूं इनके मैं। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7। 7 पॉइंट है बेटा, 7 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा। अगर इंडिया में बिजनेस है फिर तो आगे कुछ देखना ही मत, हमेशा टैक्सेबल। अगर बाहर है तो दिक्कत होती है।
फिर चेक करना कंट्रोल कहाँ है, प्रॉफिट कहाँ है, अकॉर्डिंगली मूव करते रहना। परसेंटेज वाले में अलग अलग कर लेना बेटा। और रिसीव को लेके अगर साइलेंट है, जहाँ कमाया वहीं मिला, अगर साइलेंट है। नीचे करूँ? आज लो की क्लास है ना? 10 बजे है ना? 10 बजे टाइम से शुरू हो जाती है, थोड़ा लेट होता है? अच्छा, 1-2 मिनट तो चलता है। या ऐसा है 10 का 10:15 हो जाता है? 10 से पहले शुरू हो जाती है? हम्म। सही है। सर का स्टूडेंट हूँ मैं। ईडीएस सर से पढ़ा था ईएस में। यार, इसने दुखी कर दिया। ओके, करें? चलो, सबसे पहला
इनकम फ्रॉम बिजनेस इन पेरिस, बिजनेस पेरिस में बेटा 2 लाख, रिसीव्ड इन पेरिस, ऑल्सो कंट्रोल फ्रॉम पेरिस, सब कुछ इंडिया से बाहर है बेटा, क्या हो जाएगा साहब? एफ, एफ पॉइंट के कारण आर एंड ओ आर। अगले केस में बोल रहे हैं वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। मेरा पहला क्वेश्चन, बिजनेस है कहां? नालायक, दुबई। पेरिस भाई, बिजनेस कहाँ है? पेरिस। इनकम कहाँ है? साइलेंट है तो पेरिस, पर कंट्रोल कहाँ है? इंडिया। ई, ई की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। ई होते ही कौन फंसेगा बेटा? आर एंड ओ आर, एन ओ आर। ठीक है जी। नेक्स्ट, 25 लाख है बेटा, प्रोफेशन दुबई, कंट्रोल फ्रॉम दुबई, 60 लाख रिसीव्ड इन इंडिया। 25 लाख का 60 40, 25 लाख का 60 कितना होता है भाई? 15 लाख रिसीव्ड इन इंडिया, ये तो ए है, आगे कुछ पढ़ना है मत। ठीक है जी, हर वो इनकम जो इंडिया में रिसीव होती है ये सबके एंड में टैक्सेबल होती है। ठीक, बाकी बची बेटा 40%, 10 लाख, कमाई भी दुबई में, मिली भी दुबई में, कंट्रोल भी दुबई में। कमाई भी दुबई, मिली भी दुबई, कंट्रोल भी दुबई, क्या हो जाएगा? एफ। एफ में केवल कौन फंसेगा? आर एंड ओ आर। क्या फर्क पड़ेगा अगर बिजनेस दिल्ली से कंट्रोल हो? शॉर्टकट कुछ नहीं लेंगे, पहले तो वही 60-40, 60% डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया 15 लाख, तो ये तो क्या हो जाएगा बेटा आपका? ए। ठीक है ना, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं। ए किस किस के एंड में टैक्सेबल? तीनों के एंड में। बाकी बचा 40%, 10 लाख, कमाया दुबई में, मिला दुबई में, पर कंट्रोल कहां पर है बेटा? इंडिया। कौन सा पॉइंट है ये? ई। ई का मतलब आर एंड ओ आर, आर एंड एन ओ आर। ये सबसे बढ़िया पॉइंट लगता है मुझे। इसमें इनकम दो है, एक तो बिजनेस इनकम है और एक बैंक से डिपॉजिट से इंटरेस्ट इनकम है। तो पहले बिजनेस इनकम 5 लाख पे आओ। बिजनेस लंदन में, डिपॉजिटेड इन एन इंडियन बैंक देयर, मिला भी लंदन में, इंडियन बैंक की कोई ब्रांच है वहां, तो ये कमाया भी लंदन, मिला भी लंदन, पर कंट्रोल कहां से है? इंडिया से। कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर, पहले 5 लाख की बात कर रहा हूं मैं केवल, कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर, कंट्रोल कहां से है? इंडिया। तो ये 5 लाख क्या है? ई। ये 5 लाख तो आपका है बेटा ई पॉइंट। 5 लाख आर एंड ओ आर, आर एंड एन ओ आर। ठीक है जी, बिजनेस एंड प्रोफेशन हुआ। अब इसके बाद बेटा चेक करें आपका साहब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन से नहीं है, ये कमाया भी बाहर है, मिला भी बाहर है। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा बेटा? एफ। इस पे टाइम लगाओ, कोई दिक्कत है पूछो एक बार। इंटरेस्ट इनकम अलग है, प्रोफेशन की इनकम अलग है। इंटरेस्ट को ई मत समझ लेना, वो कोई बिजनेस प्रोफेशन से थोड़ी ना है, वो तो बैंक से है। अरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बिजनेस प्रोफेशन है, इस पैसे को मैंने बैंक में जमा करवा दिया, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो बिजनेस प्रोफेशन थोड़ी ना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कानपुर। बस यहीं रुक जाओ, मैं कह रहा हूं आगे पढ़ना भी मत। ऑल्दो मैंने बोल दिया कंट्रोल फ्रॉम यूएस, रिसीव्ड इन यूएस, और कुछ मर्जी हो, ये इंडिया की इनकम है। इंडिया की इनकम है तो सी, तीनों के एंड में टैक्सेबल कर दो। चलो लास्ट वाला बोलना, 22-23 की कोई इनकम है जिसपे टैक्स नहीं लग पाया था, नॉन रेजिडेंट होऊंगा मैं उस टाइम, नहीं लग पाया टैक्स बेटा। अब वो इनकम इंडिया में आ रही है 24-25 में, क्या हो जाएगा? नो टैक्स ट्रीटमेंट या नॉट टैक्सेबल, तीनों के लिए है ये। करंट ईयर में करंट ईयर की इनकम देखनी है, पहले के सालों की इनकम नहीं देखनी। ठीक है भाई, होमवर्क नोट कर लो बेटा।
ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, सोल्ड अनसोल्ड जो भी हों, ठीक है ना। अब बचा हुआ है इनकम डीम टू एक्रू राइज इन इंडिया, वो नेक्स्ट क्लास पूरी लग जाएगी उसमें, नेक्स्ट क्लास में लूँगा। आज के लिए इतना, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।